शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल पाठक यूट्यूब चैनल के समस्त छात्रों, विषय विशेषज्ञों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पूर्व दिनांक 16 फरवरी 2021 के दृश्य श्रव्य पटल वीडियो के माध्यम से भास्कराचार्य के खगोलीय ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 375 में वर्णित गोल यंत्र पर विचारण का तीसरा एवं अंतिम भाग प्रस्तुत किया था और वीडियो के अंत में चक्र यंत्र के विचारण का प्रथम भाग अपने अगले वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात कही थी। तो उसी क्रम में आज दिनांक 21 फरवरी 2021 के इस वीडियो के माध्यम से भास्कराचार्य के खगोलीय ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 375 पद्य संख्या 10, 11, 12 में वर्णित और कोणीय प्रमापक के अनुसार अंशों, उसके कला आदि अवयवों को दर्शाने वाले और मापने वाले एक विशेष यंत्र चक्र यंत्र के संबंध में विचारण प्रस्तुत करेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे यंत्र पर विचारण करेंगे, चर्चा करेंगे जो कार्य तो स्वतंत्र रूप से करता है परंतु प्रत्यक्ष रूप से गोल यंत्र के भी पूर्णतः सापेक्ष होता है और उसी गोल के आधार पर ही इस यंत्र की अवधारणा भी उत्पन्न होती है। यह यंत्र वेद यंत्रों के व्यवहार में चक्र यंत्र के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से प्रसिद्ध भी है। अब यहाँ पर प्रसंगवशात इस यंत्र के ऐतिहासिक पक्ष पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो ईसा पूर्व 220 और 150 के बीच की कालावधि में पेर्गा के एपोलोनियस द्वारा हेलेनिस्टिक सभ्यता में एक शुरुआती एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया गया था। एस्ट्रोलैब प्लेनेस्फियर और डायोप्ट्रा का एक संयुक्त संस्करण था। प्लेनेस्फियर एक यंत्र होता है और डायोप्ट्रा भी एक प्रकार का यंत्र है जिसका छाया चित्र आगे आने वाले क्लिप में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लेनेस्फियर और डायोप्ट्रा का संयुक्त संस्करण ही एस्ट्रोलैब था। प्रभावी रूप से एक एनालॉग कैलकुलेटर जो खगोल विज्ञान में अलग अलग प्रकार की समस्याओं को हल करने में सक्षम था। तो ग्रीक भाषी दुनिया में एस्ट्रोलैब का उपयोग बिजान्टीन अवधि के काल में भी प्रचलित रहा। अब लगभग 550 ईस्वी में ईसाई दार्शनिक जॉन फिलोपोनस ने यूनानी भाषा में एस्ट्रोलैब पर ग्रंथ लिखा था जो कि यंत्र पर सबसे पुराना विलुप्त प्राय ग्रंथ है जो अब प्राप्त जल्दी से नहीं होता है। पुरानी पांडुलिपियों में, विदेशी पांडुलिपियों के संग्रह में ये यंत्र दिखता है। इसके उपरांत मेसोपोटामियन बिशप माने चर्च के पादरी को बिशप कहते हैं। तो मेसोपोटामियन बिशप सेवरस सेबोखॉट ने भी 7वीं सदी के मध्य में सीरियक भाषा में एस्ट्रोलैब पर ग्रंथ लिखा था। तो इस प्रकार से ये तो रहा चक्र यंत्र का शेष विश्व में स्वल्प ऐतिहासिक परिदृश्य। अब भारतीय परिदृश्य पर भी एक देखते हैं क्या स्थिति थी। तो 1370 ईस्वी में एस्ट्रोलैब पर पहला भारतीय ग्रंथ खगोल शास्त्री महेंद्र सूरी द्वारा लिखा गया था। इसका शीर्षक है यंत्रराज। ये यंत्रराज पूर्णतः एस्ट्रोलैब की ही अनुकृति है। वास्तव में
एस्ट्रोलैब सिद्धांत ज्योतिष में वर्णित चक्र यंत्र के सदृश ही लेकिन एक भिन्न प्रकार का चक्राकार यंत्र है, जैसा कि अगले क्लिप में इसका छाया चित्र देखने से स्पष्ट हो जाएगा। तो आर्ष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में चक्रयंत्र का नामस्मरण मात्र किया गया है, कोई विवेचना प्राप्त नहीं होती है। 4वीं शताब्दी में आर्यभट्ट के ग्रंथ, प्रथम आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टियम में तो इस यंत्र का नामस्मरण भी नहीं है, वो दिखाई नहीं देता वहाँ। इस संबंध में चक्रयंत्र के विस्तृत विवरण एवं निर्माण संबंधी विवेचना का श्रेय 5वीं शताब्दी के आचार्य ब्रह्मगुप्त को अवश्य दिया जाना चाहिए। क्यों कि इनके द्वारा प्रणीत ब्राह्मस्फुट सिद्धांत में ही चक्रयंत्र के निर्माण, इसके प्रयोग इत्यादि का विवरण, वो भी विस्तार पूर्वक विवरण सर्वप्रथम दिया गया है। इसके पूर्ववर्ती किसी आचार्य के किसी ग्रंथ में चक्रयंत्र का विवरण छोड़िए नाम तक देखने को नहीं प्राप्त होता है। केवल सूर्य सिद्धांत में नामस्मरण मात्र कर दिया गया है, परंतु इसका क्या स्वरूप है, कैसे कार्य करता है, कैसे निर्माण होगा, इस संबंध में कोई चर्चा उस आर्ष ग्रंथ में नहीं है। अब ब्रह्मगुप्ताचार्य के बाद इसके उपरांत आचार्य लल्ल 6वीं शताब्दी, तदुपरांत पद्मनाभ, श्रीधर, आर्यभट्ट द्वितीय 9वीं शताब्दी में, श्रीपति 10वीं शताब्दी में और 11वीं शताब्दी, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण शताब्दी है, भारतीय खगोल शास्त्र की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शताब्दी 11वीं शताब्दी क्यों है? क्योंकि इस शताब्दी के 1150 ईस्वी में आचार्य भास्कर के सिद्धांत शिरोमणि में भी इस यंत्र का विशद विवेचन देखने को मिलता है। आचार्य ब्रह्मगुप्त के विचारण और विवेचन के उपरांत यदि सविस्तृत विवेचन विचारण किसी ग्रंथ में है तो वो सिद्धांत शिरोमणि में है। इसके उपरांत महाराजा सवाई सिंह के शासनकाल 1693 ईस्वी तक 543 वर्षों में अनेक खगोलविदों ने इस यंत्र पर विस्तार पूर्वक चर्चा अपने अपने सिद्धांत ग्रंथों में की है, परंतु 17वीं शताब्दी से अद्यावधिक काल तक के 328 वर्षों में इस वेदालय महत्व के यंत्र पर संवर्धन का कार्य, संशोधन कार्य, परिवर्धन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हुआ। इस अवधि में अनेकानेक उद्भट एवं उत्कट खगोल शास्त्र के विद्वानों की लंबी चौड़ी श्रृंखला तो अवश्य देखने को मिलती है, परंतु इन विद्वानों ने इस यंत्र पर कोई भी गवेषणात्मक या संवर्धनात्मक कार्य किया होगा ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। अपितु वेद यंत्रों और वेदशाला के प्रति इन विद्वानों की जो उदासीनता थी वो यथार्थ प्रतीति के रूप में अवश्य दिखती है। ये रहा भारतीय पटल पर चक्रयंत्र का स्वल्प ऐतिहासिक परिदृश्य। चक्र शब्द का अर्थ होता है रथ का पहिया, गोल पहिया, एक ऐसा पहिया जो दिखने में तो वलयाकार हो और उसके केंद्र से परिधि पर्यंत आरे मतलब तीलियां अर्थात तीलियां लगी हो। ये आरे 2 से 32 तक की संख्या में किसी भी सम प्रमाण में हो सकती है। आचार्य भास्कर ने अपने एक लघु खगोलीय ग्रंथ बीजोपनयनम की श्लोक संख्या 55 एवं 56 के वासना भाष्य में एक विवेचन दिया है कि चक्रयंत्र का स्वरूप कैसा, दिखने में चक्रयंत्र का स्वरूप होता कैसा है।
वो देखिए। तो वो कहते हैं कि भगणाश्रित नेमिकत्वात् भगण नामकम चक्रम निर्माय तस्याम नाभिम भूगर्भे संयोज्य तदुदर मध्ये परितः ग्रहकक्ष्या यथाक्रमं स्थापयित्वा शकटचक्रवत् स्थापितं तन्नेम्याश्रितं भमण्डलं द्वादशधा विभज्य प्रतिभागमंश लिप्ता विलिप्तादिकं च विभज्य भूमध्यस्थितनाभिदेशात् प्रतिविलिप्तं सूत्राणि नीत्वा बद्धानि। इस प्रकार चक्र के निर्माण के संबंध में वहाँ कहा है। इस भाष्य से वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि शकट चक्र के सदृश, शकट माने छकड़ा, हाथ गाड़ी, इसको कि मनुष्य हाथ से ढकेल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था प्राचीन काल में, उसको शकट कहते थे। उस शकट चक्र के सदृश स्थापित उसके परिधि पर आश्रित राशि वलय को 12 भागों में विभाजित करें, ऐसा। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चक्रयंत्र की आकृति पहिए के समान होनी चाहिए और उसकी परिधि 12 समान भागों में विभाजित होनी चाहिए तथा प्रत्येक भाग पर एक आरे के अनुसार उसमें 12 आरे तथा 12 तीलियां लगी हुई होनी चाहिए। ये पहिया ठोस तवे के आकार का भी हो सकता है और उस तवे के आकार के तल भाग पर हम एक चक्र की आकृति उकेरें जिसमें केंद्र से परिधि तक 12 ठो आरे दिखाए जा सके, जिसके केंद्र पर अब इस ये तवे के आकार का हो चाहे वो शकट चक्र के आकार का हो, किसी भी आकार का ये चक्र हो, उसके केंद्र पर एक छिद्र हो ताकि उसमें धूरा पिरोया जा सके। अब यदि 12 आरों वाले शकट पहिए की परिधि पर 12 राशियों के चिन्हों को उनके निर्धारित 30 अंशों के चिन्हों सहित अंकित कर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के अंकन सहित इसके छिद्र में एक शंकु अभिष्ट प्रमाण का निवेशित कर दें तो यह पहिया चक्रयंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। इसके केंद्र पर वेध सौकर्यार्थ माने वेध की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एक यष्टि अथवा नलिका यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। नलिका यंत्र यष्टि सहित भी स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक यंत्र की विवेचना आचार्य भास्कर अपने खगोलीय ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय में पद संख्या 10 और 11 में कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अथ चक्रमाह, अथ माने अनंतरम, गोल यंत्र, नाड़ी वाला यंत्र, शंकु यंत्र, घटी यंत्र इत्यादि यंत्रों को कहने के उपरांत अब चक्रमाह माने चक्र यंत्र को कहा। क्या कहा? चक्रम चक्रांशांक्यम परिधौ श्लथ श्रृंखलादिकाधारम धात्री त्रिभ आधारात् कल्प्या भारधे त्रिखार्धम च तन्मध्ये सूक्ष्माक्षम क्षिप्त्वार्काभिमुख नेमिकम धार्यम भूमेरुन्नत भागास्तत्राक्षच्छायया भुक्ताः। ऐसा वो अपने पद्य में कह रहे हैं, जिसका क्रमिक अन्वय इस प्रकार होगा। श्लथ नाम शिथिल श्रृंखलादिक आधारम चक्रम कृत्वा परिधौ चक्रांशांक्यम कार्यम अत्र आधाराद भारधेखार्धम त्रिभः धात्री च कल्प्या तन्मध्ये सूक्ष्मम अक्षम क्षिप्त्वा अर्काभिमुखम नेमिकम यंत्रम धार्यम तत्र अक्षच्छायया भुक्ताः भूमेः उन्नत भागाः अंशाः स्युः उन्नतांशाः स्युः
रवेः उन्नतांशाः स्युः। अथ दारुमयं धातुमयं वा समं चक्रं कृत्वा तन्नेम्यां शृङ्खलादिराधारः शिथिलः कार्यः। चक्र मध्ये सूक्ष्मं सुशिरम् आधारात् सुशिरोपरि गामिनी लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा कार्या तन्मत्सतो अन्यातिरेक रेखा च कार्या। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि दारुमय माने लकड़ी का अथवा धातु से समतल जिसके दोनों तल भाग सम हो ऐसे चक्र को बना करके निर्माण करके तन्नेम्या माने उसकी परिधि पर श्रृंखलादि आधार श्रृंखला आदि ढीली वस्तु से उसको लटकाया जाने लायक आधार ढीला आधार कार्य हमने निर्मित करे। जैसे कि यह पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, फिर दिखा रहा हूँ। यह चक्र है। इस चक्र के यहाँ एक छिद्र है। इस छिद्र में श्रृंखला आदि ऐसे डाल करके इसको लटकाया जा सकता है। और इस चक्र के मध्य भाग में यहाँ पर एक सूक्ष्म सुशिर भी है जिसमें कि शंकु पिरोया जा सके, और इस सुशिरोपरिगामिनी ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा भी इसमें निर्मित है। इस प्रकार से इस चक्र को बनाना है और इसमें 12 भाग और प्रत्येक भाग में 30-30 अंश अंकित किए गए हैं। तच्चक्रम परिधौ भगणांशैरंकयित्वा आधारात् त्रिभ इति 90 भागांतरे तिर्यग्रेखा तत्परिधि संपाते धात्री क्षितिः नाम भूमि कल्प्या। भार्धेन्तरे भ मने राशि, अर्ध मने आधा, अर्ध राशि अंतर पर माने 6 राशि के अंतराल पर ऊर्ध्व रेखा नेमि संपाते, नेमि माने परिधि, ऊर्ध्वाधर रेखा और परिधि का जहाँ संपात हो तत्खार्धम कल्प्यम, वहां पर खार्धम माने खमध्यम, खमध्य की कल्पना करें। सुशिरे सूक्ष्म शलाका प्रदातव्या साच अक्ष संज्ञा, उसी को अक्ष कहेंगे। तच्चक्रम अर्काभिमुख नेमिकम, तच्चक्रम अर्क अभिमुख नेमिकम च यथा भवति तथा आधारे धार्यम। तथा धृते अक्षस्य छाया परिधौ यत्र लगति तत् छाया कुज चिन्ह, कुज माने भूमि क्षिति चिन्ह, छाया शीर्ष और भूमि चिन्ह मध्य अंतरे ये अंशाः, जो भी अंश होंगे, ते रवेरुन्नतांशाः स्युः, वे सूर्य के उन्नतांश होंगे। कहने का तात्पर्य यह है, लकड़ी अथवा धातु का 12 तीलियों वाला एक चक्र निर्मित करेंगे। ऐसा चक्र बनाएंगे जिसमें 12 तीलियां अंकित हों। इसकी परिधि पर प्रत्येक तीली के सम्मुख एक एक राशि भागों का चिन्हांकन करें। इस प्रकार 12 तीलियों के सापेक्ष 12 राशि चिन्ह अंकित होंगे। प्रत्येक राशि विभाग, प्रत्येक 12 भाग करने पर जो प्रत्येक एक भाग होगा वो एक राशि का विभाग होगा। तो प्रत्येक राशि विभाग में एक एक अंश के 30 समान विभाग भी चिन्हित करें। अब इसके बाद यंत्र के केंद्र पर एक सूक्ष्म छिद्र निर्मित कर दें। इस छिद्र पर संपात करती हुई ऊर्ध्वाधर रेखा तथा एक क्षैतिज रेखा भी अंकित करेंगे। जैसा कि इसमें ये सूक्ष्म छिद्र है, इस सूक्ष्म छिद्र पर संपात करती हुई यह ऊर्ध्वाधर रेखा और यह क्षैतिज रेखा इसमें दिख रही है। ये इस प्रकार से ये ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा अंकित कर देंगे। क्षैतिज रेखा को भूमि कहेंगे। इस यंत्र को सिक्कड़ अथवा अन्य किसी ढीली वस्तु से लटकाने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा यंत्र नेमि संपात माने यंत्र की परिधि का संपात जिस स्थान पर हो उस स्थान पर एक आधार तैयार करें।
जिसके आश्रय से यंत्र को लटकाया जा सके। इस आधार से 6 राशि के अंतराल पर जहां ऊर्ध्वाधर रेखा यंत्र नेमि पर यानी यंत्र की परिधि पर संपात करती होगी, उस संपात स्थान को खमध्य कहेंगे। अब देखिए इसमें ये एक लटकाने के लिए सूक्ष्म छिद्र यहाँ पर इस चक्र में किया हुआ है। इसमें यंत्र को लटकाया जाएगा और लटकाने के बाद यह जो ऊर्ध्वाधर रेखा पर संपात पर श्रृंखला लटकाने के लिए छिद्र किया, और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा परिधि का निचला भाग का जो संपात है यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसको खमध्य कहेंगे। अब यंत्र के केंद्रस्थ छिद्र में एक शलाका अभिष्ट प्रमाण की पिरो देंगे। यंत्र को सूर्य के अभिमुख माने सूर्य की ओर इस प्रकार स्थापित करें कि यंत्र नेमि का एक भाग सूर्य की ओर हो तथा दूसरा भाग वेधकर्ता दृष्टा की ओर हो। अर्थात सूर्य यंत्र का तल भाग और दृष्टा का नेत्र एक ही दृष्टि सूत्र पर हो, इस प्रकार से यंत्र को लटकती हुई अवस्था में धारित करना है। जैसे कि यह यंत्र है, यह यंत्र का तल भाग, यह यंत्र का थल भाग, इस तरफ आकाश में सूर्य, ये यंत्र का तल भाग और ये मेरी दृष्टि, ये तीनों एक सूत्र में जिस प्रकार से हो जाए, एक दृष्टि सूत्र में इसका धरातल दृष्टि सूर्य बिंब की ओर जाने वाले दृष्टि सूत्र को स्पर्श करता हुआ इसका धरातल जिस प्रकार से हो सके, उस प्रकार से इस यंत्र को धारण करना है। हम जिस दृष्टि सूत्र पर या जिस दृष्टि सूत्र से सूर्य को देख रहे हैं, उस दृष्टि सूत्र को स्पर्श करता हुआ चक्र यंत्र का तल भाग होना चाहिए। ऐसे सूर्य की ओर नहीं रखना है ताकि ढक जाए, ऐसे रखना है, इस प्रकार से स्थापित करना है। इस प्रकार से धारित यंत्र पर वेध काल में यंत्रस्थ शलाका की छाया यंत्र परिधि पर अंकित जिस राशि अंश पर आपतित हो रही हो, उस राशि अंश से भूमि तक के अंतराल में जितने प्रमाण में राशि अंशात्मक पठनांक प्राप्त होंगे, उतना मान तत्काल में स्वक्षितिज से सूर्य का उन्नतांश होगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से चक्र यंत्र के नाम और उसके स्वरूप पर विचारण का प्रथम भाग मैंने प्रस्तुत किया। इस यंत्राध्याय के यंत्रों के विचारण के क्रम में अपने अगले वीडियो में इस चक्र यंत्र पर विचारण का दूसरा एवं अंतिम भाग प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। अंत में बुद्धि के सागर विषय विशेषज्ञ आप और YouTube के सभी दर्शक वसंत पंचमी की मेरी शुभकामना ग्रहण करें। आप सभी की बुद्धि चंद्रमा की कला की तरह निखरती रहे, यह मेरी कामना है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप लोगों की लेखनी मयूर के पंख की तरह विकसित हो। धन्यवाद। टू बी कंटिन्यूड बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।